हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और काइनेमेटिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स समझेंगे। बेसिक पॉइंट्स क्या है? तो बेसिक पॉइंट ये है कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा हो कंटिन्यूअसली, तो उस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा इसको हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद कुछ एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे जो आगे लेक्चर में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल के ऊपर कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसके नोमेनक्लेचर को समझेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, रेंज क्या है और मैक्सिमम हाइट क्या है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि किस एक्सिस के अलोंग कौन सी चीजें जीरो है, कौन सी एक्सिस नहीं, कौन सी चीजें नहीं है, कौन सा कॉन्स्टेंट है, कौन वेरी कर रहा है और किस तरह से वेरी कर रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे उसके 5 इक्वेशन को निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और फिर रेंज। इन सारे फॉर्मूला को बेहतरीन तरीके से हम डिराइव करने वाले हैं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहें और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको हर एक पॉइंट इस लेक्चर का। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी समझ सके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को और आपको थैंक्स बोल सके। अब बात करते हैं, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो @जाविश फिजिक्स आप कहीं पर कहने का मतलब है जाविश फिजिक्स आप टाइप करेंगे। इंस्टाग्राम पर तो मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आप इसको टाइप करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जाविश फिजिक्स का, जहां पर आपको डीपीपी नोट्स और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आपके काम की चीज़ें, माइंड मैप, चार्ट मैप, सारी चीज़ें जिसे आप प्रिंट कराकर डायरेक्ट अपने बेडरूम में चिपका सकते हो और फिर पढ़ाई को आसान बना सकते हो। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कॉमन फिजिक्स आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यही काम नहीं करेगा। जहां जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात होगी वहां वहां ये पॉइंट जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये आपको यूज में आएगा और आपको समझ में आएगा कि ओ, और अगर ओ मतलब कि अभी समझ लोगे आप यहाँ पर, तो वहाँ आपको समझने में उस पॉइंट को, जिस पॉइंट में ये यूज आने वाला है, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। जी हाँ, तो हम बात करेंगे क्या एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तब क्या बातें हैं, कौन सा पॉइंट है जो काम करने वाला है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि पाथ ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पाथ ऑफ पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। जब एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। तो अब कंटिन्यूअसली हम लोग काइनेमेटिक्स करते आ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर मान लीजिए कि पाथ एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है v बराबर u प्लस at। ये सब फॉर्मूला कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो v बराबर u प्लस at है ना। उसके बाद क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसके बाद क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। और साथ में एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था एसेंथ का। एसेंथ बराबर क्या था, तो u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो ये फॉर्मूलाज हम तब लगाएंगे जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेरिएबल है, तो फिर इंटीग्रल कैलकुलस इंटीग्रल या डेरिवेटिव फार्मूला जो है, डिफरेंशियल फार्मूला, उसका यूज करेंगे। लेकिन हम यहाँ फिलहाल बात कर रहे हैं पाथ ऑफ पार्टिकल। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि भाई ये सब तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका स्टैंडर्ड केस जहां पर आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट देखने को मिलता है वो एक्चुअली में है मोशन अंडर ग्रेविटी। इस पर मैंने बेहतरीन तरीके से पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या, जिसमें a जो है वो एक्चुअली में g होता है और g एक्चुअली में क्या है, कांस्टेंट है। तो ये एक स्टैंडर्ड केस है। अब ध्यान से देखिए कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो पाथ दो तरह के होंगे। पाथ ऑफ पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हेन a इज इक्वल टू कांस्टेंट then path of the particle will be two types, दो तरह का होगा, दो तरह का पार्टिकल होगा, दो तरह का पाथ होगा। कौन कौन सब? तो सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला क्या है, स्ट्रेट लाइन।
सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कब होगा? तो फिर यही याद करो आप मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि मैंने इसमें बताया था कि आप एक h हाइट पर खड़े हो जाओ, आप एक h हाइट पर खड़े हो जाओ, और इसमें इस h हाइट से 3 केसेस हमने स्टडी किया था। पहला केस क्या था? तो पहला केस ये था कि आप सिर्फ इसको ड्रॉप कर दो तो ये सीधे गिरेगा, या फिर आप इसको नीचे फेंक दो, u बराबर u नॉट इक्वल टू 0, मतलब u कुछ ना कुछ आपने दिया है। इस केस में u क्या है? 0 है। इस केस में u 0 है। तीसरा केस क्या था कि आप ऊपर फेंक दो कुछ u से, यहां भी u नॉट इक्वल टू 0। तो इन तीनों केसेस में स्ट्रेट लाइन है। इन तीनों ही केसेस में जो पाथ ऑफ पार्टिकल है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आ रही? इन तीनों ही केसेस में पाथ ऑफ पार्टिकल क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमने ये समझा, अच्छा g किधर है? नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? नीचे। ऑलवेज डाउनवर्ड, कैसे भी फेंकिए उस सब के लिए g किधर है? नीचे। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो स्ट्रेट लाइन कब होगा? 2 टाइप्स स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कब होगा? व्हेन एंगल बिटवीन u vector velocity and acceleration due to gravity is, when angle between initial velocity and acceleration is 0 degree or 180 degree। मतलब या तो डेट इज, या तो u पैरेलल हो किसके? g वेक्टर के, या फिर u एंटी पैरेलल हो किसके? एंटी पैरेलल हो किसके? g वेक्टर के, या एक और u वेक्टर कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो इन 3 केसेस में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आ रही? मतलब एक्सेलरेशन अगर कहीं भी कांस्टेंट है और आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो ऐसे जगह जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसका पाथ 2 ही तरह का होगा। एक तो होगा स्ट्रेट लाइन और दूसरा होगा पैराबोला। ये तो पहला हो गया। दूसरा कैसा होगा? तो दूसरा होगा पैराबोला। दूसरा कैसा होगा? पैराबोला। अच्छा, पैराबोला का क्या? तो इसको छोड़ करके एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एनीथिंग कैन बी है, एनीथिंग यू टेक, एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एनी पॉसिबिलिटीज या एनी प्रोजेक्शन। मतलब इसको छोड़ करके कुछ भी ले लो, इसको छोड़ करके कुछ भी अगर आप ले लीजिएगा तो वो कैसा हो जाएगा? पैराबोला। मतलब अगर एंगल u और g के बीच का एंगल 0, 180 छोड़ करके कुछ भी बने, पैराबोला होगा। पाथ कैसा होगा? पैराबोला। ये बात समझ में आ रही है? देख लेते हैं पाथ कैसा होगा? पैराबोला। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे पढ़ोगे 12th में, तो वहां पर आपको मिलेगा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को फेंका गया, तो बताइए उसका पाथ कैसा होगा? तो आपको यही देखना है कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वो है, या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उसका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ भी हो, पैरेलल और एंटी पैरेलल छोड़ करके, तो उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोला। ठीक है? तो एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एनी प्रोजेक्शन मतलब कुछ भी ले लो, आपको पाथ कैसा मिलने वाला है? पैराबोला मिलने वाला है। यहां तक की कहानी क्लियर? है? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है सर? चलिए, एक जेईई मेंस का सवाल है जिसे हम लोग कर लेते हैं। जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कि जेईई मेंस में था या कहीं किसी कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं जेईई है या कुछ और है। खैर देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ आपको बताना पाथ ऑफ पैराबोला, सॉरी, पाथ ऑफ पार्टिकल व्हेन u वेक्टर दे दिया i कैप प्लस j कैप एंड एक्सेलरेशन दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप इज, ऑप्शन दे दिया सर्कल दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया? इलिप्स दे दिया, और क्या दे दिया? तो स्ट्रेट लाइन दे दिया, और क्या दे दिया?
स्ट्रेट लाइन दे दिया और क्या दे दिया, पैराबोला। अब आपको बताना है कि क्या होगा। थोड़ा देर पॉज कर दीजिए वीडियो और सोचिए इस पर कि ये क्या होने वाला है। कि एक पाथ ऑफ पार्टिकल है जिसको यू वेक्टर, जिसके पास ये इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और ये इतनी है, तो दोनों इस चारों में से कौन सा पाथ होगा। अब पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि एक्सेलरेशन तो किसी का फंक्शन नहीं है। एकदम पूरा कॉन्सेप्ट पीछे का यूज करना और फटाक से जवाब देना। पहली चीज तो आप ये देख रहे हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कैसे मालूम सर कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्योंकि ये किसी का फंक्शन नहीं है, ना ही टाइम का फंक्शन है, ना ही डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, किसी का फंक्शन नहीं है, मतलब कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलिए, और मैंने अभी तक आपको बताया कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो दो ही तरह की बातें होंगी, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। तो सर्कल और इलिप्स की कहानी तो पहले ही खत्म हो गई, अब बच गया स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। अच्छा, अब इसमें और आप एनालाइज करो। स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन क्या है कि थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। अच्छा, थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो अब हम कैसे पता करें? तो आपने वेक्टर पढ़ा है ना, वेक्टर में आपने क्या पढ़ा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट यू वेक्टर, क्योंकि यू है, बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ यू वेक्टर। क्या आपने कॉस थीटा बराबर ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ये वेक्टर में आपने पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट ही ये तो है, इससे आप एंगल निकालोगे। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट में मतलब सेम में 1 हो जाता है। ये सब प्रीवियस जानकारी है, प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स है जो आपको यहां लगाना है। आई कैप और आई कैप का 1 होता है तो 2, उसके बाद 3, 2 + 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हो जाता है रूट अंडर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हो जाता है रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर इसका लगाओ तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब आप ध्यान से देखो तो 3 2 5 9 4 13, 13 दूनी 26। किसी भी एंगल से ये आपको ना तो 0 बनाकर दे रहा है और ना ही 180 डिग्री। ये जो वैल्यू आया है, क्या ये वैल्यू आपको 0 डिग्री या 180 डिग्री बनाकर दे रहा है? नहीं दे रहा है सर, 0 या 180 डिग्री बनाकर नहीं दे रहा है। तो नहीं दे रहा है तो बच गया कौन? मैंने क्या लिखा है, एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके एनी प्रोजेक्शन। तो ये एनी प्रोजेक्शन में आ गया, तो जाहिर सी बात है कि इसका सही जवाब क्या होगा, पैराबोला। बात समझ में आ रही है? ये इसका सही जवाब है, पैराबोला। इतने तक में बेहतरीन तरीके से आपको बात समझ में आई होगी। अब कुछ कॉन्सेप्ट और छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी पॉइंट्स, छोटी छोटी चीजें, इसको मिटा देता हूं। चलिए, अब हम लोग एक बात और समझते हैं, जो मुद्दे की बात है, जो आपके दिमाग में जानी चाहिए, ठीक है। इज नोट में मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये नोट जब मैं लिखता हूं स्पेशली आपके नोट्स के पर्पस के लिए होता है। अगर आप कॉपी लेकर बैठे हो या जो भी है तो लिख लो अच्छे से। नोट में है क्या कि velocity of the particle always tries to achieve the direction of acceleration, achieve the direction of acceleration, ठीक है, achieve the direction of acceleration, and this will decide the shape of parabola. This will decide the shape of parabola. parabola. बात समझ में आ रही है कि जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी हमेशा क्या चाहेगी। एक सेकंड मैं देख लूं कि सारी चीजें सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अब मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं कि वेलोसिटी जो है किसी भी पार्टिकल का, वो ऑलवेज क्या ट्राई करती है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है उसको अचीव कर ले, और इसी से आपको देखने को मिलेगा कि शेप ऑफ पैराबोला क्या है।
ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी छत पर खड़े होकर, आपने आप छत पर खड़े हैं, किसी एक हाइट पर खड़े, मान लीजिए यही हाइट है, इस हाइट पर खड़े होकर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे है, आप छत पर खड़े होकर ऐसे फेंके, है ना, आप छत पर खड़े हो गए और कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और फेंक दिया एकदम, ये ले फेंक दिया आपने। अब जब ये ले बोलकर आपने फेंक दिया तो आप बताओ मुझे कि जो पाथ ऑफ पार्टिकल होगा वो कैसा होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बताइए। और ये सीधा जा रहा है भाई, सीधा जा रहा है, सीधा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, बताइए कैसा होगा? 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर या फिर 4 नंबर? थोड़ा पॉज करके सोचिए इस बात को, कौन सा सही जवाब होगा? जब आप किसी और पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं तो कैसे रास्ते पर वो चलता है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर? सही जवाब होगा इसका, बहुत लोग सोचेगा कि ऊपर तो जाएगा नहीं, ऐसे फेंकेंगे तो ऊपर कैसे चला जाएगा, तो ऊपर तो जाएगा नहीं। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि भैया 4 नंबर होगा, भाई अब तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। 3 नंबर तो होगा नहीं, मतलब आपने फेंक दिया, वो हवा में ही ऐसे सीधे जा रहा है, एकदम जा रहा है आप, मतलब कि आपने फेंका मुजफ्फरपुर से पहुंच गया मुंबई, और मुंबई से फिर वहां लंदन, लंदन से न्यूयॉर्क, घूम ही रहा है, ऐसा थोड़ी है। तो ये तो होगा नहीं, 4 नंबर होगा नहीं, 3 नंबर होगा नहीं। 1 नंबर की बात करें, ऐसा तो होता है क्या कि आप 10वें मंजिल से फेंके और दूसरे मंजिल वाले के खिड़की फूट गया उसका, आप ऐसे फेंके, ये ले, अब और वो पत्थर ऐसा गया, ले छठे वाले का घर में घुस गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है। तो ये वाला भी नहीं होगा। तो सही जवाब कौन है? 2 नंबर। सर कैसे 2 नंबर? तो यहां मैंने कॉन्सेप्ट लिखवा दिया ना कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस विल डिसाइड द शेप ऑफ पैराबोला। तो ये वेलोसिटी जो है हमेशा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। तो ये हमेशा क्या चाहेगा कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को कवर करे, और देखिए फाइनली इसने एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को कवर कर लिया, इसलिए सही जवाब यही है। बात समझ में आ रही है? अभी और इसमें मैं आपको, यहां तक की कहानी तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। बस दिमाग में क्या रखना है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ ऑफ पार्टिकल 2 तरह का होगा, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। स्ट्रेट लाइन कब होगा? तो स्ट्रेट लाइन होने का कंडीशन क्या है? या तो एंगल 0 डिग्री हो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या किसी भी एक्सेलरेशन के बीच में या तो एंगल 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तो स्ट्रेट लाइन होगा। इस दोनों को छोड़ करके कुछ भी हो तो पाथ कैसा होगा? पैराबोला। और पैराबोला के बाद एक कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमेशा चाहती है कि वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव करे, और जब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव कर लेती है तो वही उसके पैराबोला के शेप को डिसाइड करता है। चलिए यहां तक की कहानी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, अच्छी बात है। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और कुछ बेसिक पॉइंट और समझेंगे, फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल पे आ जाएंगे। बेसिक पॉइंट कहने का मतलब बेसिकली उस तरह का सवाल 1-2 और देख लेते हैं ताकि आपको फील हो जाए कि हाँ भैया करना क्या है। चलिए अब देखिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए ये u है, ये u आपने फेंका u, ये एक्सेलरेशन a, ये थीटा। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि पाथ कैसा होगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। आप बताएं कौन से पाथ पर जाएगा ये? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन से पाथ? तो सिंपल, ऑलवेज एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन आ रहा है? ये नहीं आ रहा है, इसका तो दूर दूर तक नाता नहीं, बचा कौन? ये। तो यही जवाब होगा। वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर मान लीजिए कि एक्सेलरेशन इधर है, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, अब इसका पाथ कैसा होगा? तो इसका पाथ हो जाएगा कुछ ऐसा, इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। देखिए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव कर रहा है।
बात समझ में आ रही है? एकदम फर्स्ट क्लास और मजे में समझ में आ रही। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 खचाक, 1 2 3 खचाक। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर और उसके फॉर्मूलाज को निकालेंगे बेहतरीन तरीके से। मजा ही मजा है और मजा ही मजा है। ओ वनटे हमला प्रो देखिए। चलिए अब समझते हैं, ध्यान से देखिए। हाँ चलिए अब समझते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल हो गया है, ये हो गया है, वेलोसिटी वाली बात हो गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। देखिए प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल, हम इसका कुछ नोमेनक्लेचर समझ लेते हैं, फिर हम लोग इक्वेशन डिराइव कर लेंगे उसमें क्या है। चलिए देखिए, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। x एक्सिस थोड़ा फिगर छोटा बना देता हूं ताकि न्यूमेरिक मतलब कि फॉर्मूलाज इसके डिराइव करने हैं। x एक्सिस, y एक्सिस। अब देखिए मैंने यहाँ u वेलोसिटी से फेंका इसे, u वेलोसिटी से, तो ये कुछ ऐसे जाएगी और फिर ऐसे गिर जाएगी। तो u से फेंका और u x के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, पूरा वेक्टर है। प्रोजेक्टाइल, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, प्रोजेक्टाइल 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 मीन्स वेक्टर। अगर आपका वेक्टर गड़बड़ा रहा है या आपको आपने रिवाइज नहीं किया है, मिस माइंड हो रहे हो, तो प्रोजेक्टाइल में आपको लफड़ा फंसने वाला है। मतलब वेक्टर मीन्स प्रोजेक्टाइल, या प्रोजेक्टाइल मीन्स वेक्टर। बात समझ में आ रही? इसलिए प्रोजेक्टाइल पढ़ने से पहले मैं कहूंगा कि आप वेक्टर रिवाइज कर लो। वेक्टर का भी सारा पॉइंट्स, सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और फिर इस लेक्चर पर आ सकते हैं। वैसे देख लो, ये भी समझ में आ जाएगा अगर आपका वेक्टर दिमाग में है तो। अब देखिए u तो आपको पता है सर, इसका कंपोनेंट निकालेंगे, जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा आता है, तो u cos थीटा। हाँ सर, u cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं उधर आता है u sin थीटा। यस सर, u sin थीटा। अब यहां से ये चला है, यहां गिरा है, तो कितनी दूर गिरा है, तो इस दूरी को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहेंगे हम लोग रेंज। अच्छा, यहां से चला था 1 बजे और वहां पहुंचा 2 बजे, मतलब 1 घंटा लगा, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट गया है, इसके ऊपर नहीं गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पर आप देखें अगर ध्यान से, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर है, vx या ux, क्योंकि ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ आपको ux होगा, vx 0 हो जाए। इस पॉइंट पर vy कितना हो जाएगा? 0। मैक्सिमम पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ux अभी भी इधर ही है जस का तस, लेकिन अब vy किधर हो गया है? नीचे की तरफ हो गया है। बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ रही है मुझे। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम और क्या क्या चीज़ें, अब देखिए, चूंकि ये मैंने फेंक दिया, ऐसे फेंका, एक एंगल से फेंका मैंने। कैच कैच खेलते होगे तुम, प्रोजेक्टाइल मोशन के आप कैच कैच खेलते हैं। आप यहाँ पर खड़े, दोस्त को दूसरी तरफ भेज दिया और बोला कि चल टेनिस बॉल है, कोई नहीं है, हम ही दोनों हैं, तो चल कैच कैच खेलते हैं। आपने उसको फेंका, वो कैच किया, उसने आपको फेंका, आपने कैच किया, तो ये कैच कैच खेलता है। बेसिकली आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहे हो। अब देखिए ध्यान से, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये वो ये वो ये वो वो ये वो ये वो ये वो ये वो वो ये वो वाई वी इज फास्ट केस चीस्ती पोस्ट चीस्ती पा चिल्ली पो चिल्ली पा। अब देखिए यहाँ तक की बात आप समझ चुके, मजे में समझ चुके। अब क्या किया जा सकता है, तो एक चीज देखिए, आप जब फेंक रहे हो तो ये नीचे आ रहा है, मतलब किसी भी पॉइंट पर जी किधर है? नीचे। किसी भी पॉइंट पर जी किधर है? नीचे। किसी भी पॉइंट पर जी किधर है? नीचे। क्या हॉरिजॉन्टल। अब इसको क्लासिफाई करो तो ध्यान से देखिए कि आप दो चीजें, एक एलोंग एक्स, एलोंग हो गया है, तो एलोंग एक्स एक्सिस, और एक है एलोंग वाई एक्सिस। एक एलोंग एक्स एक्सिस और एक एलोंग वाई एक्सिस। अब एलोंग एक्स एक्सिस मतलब कि ux है, u cos थीटा। एक्सेलरेशन नहीं है इधर, 0, एक्सेलरेशन 0 है। इधर uy कितना है?
यू वाई कितना है, तो यू साइन थीटा, ध्यान से देख लीजिए आप, यू साइन थीटा है ना, ये यू वाई है, यू वाई, ये यू एक्स, ठीक है, साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना, माइनस जी, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा है आपको कि मोशन अंडर ग्रेविटी में डाउनवर्ड को निगेटिव लेंगे, अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, तो ए वाई क्या आ गया, माइनस जी। यस सर, और जो चीज़ें आएंगी बाद में उसे डालते जाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया सर, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्या है सर, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में ध्यान से देखें तो एक्स की तरफ तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स की तरफ तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स की तरफ जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इस रेंज को हम क्या लिखेंगे, या यहां से यहां जो ये ट्रेवल किया इस पूरे एक्स को क्या लिखेंगे हम, इस पूरे एक्स को क्या लिखेंगे, तो इस पूरे एक्स को लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए अलोंग एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। कोई दिक्कत इतना में, नो सर, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, जितना टाइम लगेगा उतना, टाइम ऑफ टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो t को हम क्या लिख सकते हैं, t को हम लिख सकते हैं सर x बाई यू एक्स। यस सर, t को क्या लिख सकते हैं, x बाई यू एक्स। अब बात करते हैं अलोंग y, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस की बात करें, अलोंग y एक्सिस में क्या है, वो तो हो गया x एक्सिस हो गया, अब अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस पे ध्यान से देखिए, तो y एक्सिस में uy है और एक्सेलरेशन भी है, तो हम लगाएंगे y एक्सिस के लिए y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, ये y है ना, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यस सर, वही एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को मैंने y के लिए लगा दिया, तो सब में y y है, y बराबर यू वाई प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, y यू वाई क्या है, यू वाई क्या है, यू अभी बाद में वैल्यू पुट करेंगे, यू वाई ही रहने दो। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t बाई यू एक्स, टी बाई यू एक्स माइनस हाफ ए वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस जी, तो माइनस जी को आगे कर दिया, जी माइनस है ना तो माइनस आगे हो गया, और t की वैल्यू फिर से पुट कर दो, एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स का होल स्क्वायर, एक्स बाई यू एक्स का होल स्क्वायर। अरे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैल्यू पुट कर दो आप, y बराबर यू वाई क्या था, यू वाई क्या है, यू वाई है यू साइन थीटा बाई यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस जी बाई टू, ठीक है, जी बाई टू, और एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यू एक्स क्या है, यू एक्स क्या है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने टी एक्स सॉरी टी की वैल्यू एक्स बाई यू एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी एक्स डाल दो। अब ध्यान से देखिए, कोई डिचिक होगा क्या, यू से यू डिचिक हो गया। आपको पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो x को पहले लिख देते, तो x टेन थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, मतलब अपसाइड डाउन। यस, मतलब कि ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ट्रेजेक्ट, मतलब ये क्या है, पाराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन का मतलब प्रोजेक्टाइल में पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा। इसका मतलब ये है कि इस वाले केस में देखिए, इससे अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसी को रिलेट कीजिए फिर आप, तो आपको फील होगा कि अच्छा इसका इक्वेशन तो पैराबोला आया। इसका मतलब कि आप कभी भी
कभी भी उस प्रोजेक्शन को पैराबोला या प्रोजेक्टाइल नहीं कहिएगा जिसमें एंगल यू इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में 0 बने या 180 बने। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? उस मोशन को आप कभी भी प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री बने। उसको प्रोजेक्टाइल नहीं बोलना है। प्रोजेक्टाइल उसको बोलना है जिसमें 0 और 180 छोड़कर कुछ भी बने। ये उसका प्रूफ, क्योंकि इक्वेशन पार्ट है बोला है। चलिए, हमने एक पॉइंट निकाल लिया। अब दूसरी पॉइंट की तरफ बात करें, अगर दूसरी तरफ अगर बात करेंगे, हो गया। दूसरा क्या निकालना हमें? तो दूसरा निकाल सकते हैं हम। टाइम निकाल लीजिए, आइए। टाइम ऑफ लाइट। तो टाइम ऑफ लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अलोंग वाई का काम करेंगे। अलोंग वाई में अगर ध्यान से देखिए तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि फेंके यहां और आया यहीं, तो डिस्प्लेसमेंट वाई के अलोंग कितना हो गया, 0। मतलब ऊपर गया और फिर नीचे ही। मतलब वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट अगर लिखिएगा तो 0 से स्टार्ट हुआ है और फिर इस पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो वाई बराबर यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देते हैं, जगह नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हो कौन कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। वाई 0, अलोंग वाई के लिए वाई 0, तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये इधर आ गया, तो माइनस यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी से टी डिचिक, माइनस से माइनस डिचिक, तो आ गया टी बराबर क्या आ गया, 2u/y अपॉन जी। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ui की वैल्यू पुट कर दो। ui की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, u sin थीटा। तो क्या दिक्कत है इसमें भाई, ui की वैल्यू पुट कर दीजिए तो t बराबर आपको मिल जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। 2u sin थीटा अपॉन जी। बात समझ में आ रही है? ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब और क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल दिया मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। अब और क्या निकाल सकते हैं? अब इसके बाद हम निकालेंगे, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज निकाल लो या मैक्सिमम हाइट निकाल लेता है। ये एच मैक्स निकाल लेते हैं। एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, यहीं तक एच मैक्स। तो एच मैक्स निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट, मैक्सिमम हाइट की बात करें अगर एच मैक्स, तो एच मैक्स के लिए ध्यान से देखिए, जब ये यहां पहुंचा तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0। इसी को यूज करिए। तो फिर से लॉन्ग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस के लिए y कितना, 0, मतलब सॉरी वी वाई कितना, 0। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी वाई कितना, 0, तो 0 का स्क्वायर। यू स्क्वायर मतलब यू वाई माइनस 2gs, इसको इधर भेज दीजिए, तो हो गया माइनस यू वाई स्क्वायर माइनस 2gs, डिचिक। तो s एक्चुअली में क्या है, s बराबर क्या आ गया, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। मतलब s क्या है, एच मैक्स। सर ये तो वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था। जी हाँ दोस्तों, ये वही है, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। अब क्या करना है इसमें, यू वाई की वैल्यू पुट कर दो। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा। तो यू वाई है आपका यू साइन थीटा, तो एच मैक्स आ जाएगा यू साइन थीटा, है ना, कहाँ गया, हाँ यू साइन थीटा। तो आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2g। क्या निकालना है हमें? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है सर, तो यहीं पर निकाल लो, आओ टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से निकाल सकते हैं। तो रेंज निकाल लेते हैं ना, रेंज, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया। अब निकाल लेते हैं रेंज। तो रेंज निकालेंगे यहां पर, देखिए ध्यान से, ठीक है, रेंज 1 2 3 4, चौथा नंबर यहां कलर चेंज करके रेंज। तो रेंज अगर ध्यान से देखिए तो रेंज क्या है, यही ना रेंज है, तो रेंज क्या होगा, x बराबर UXT। तो रेंज R इज इक्वल टू UXT। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो UX, अच्छा T का क्या फॉर्मूला है, 2U/G डाल दो यहां, तो 2U/G, बात खत्म, ये रेंज आ गया आपका, ये रेंज आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो आप, तो वैल्यू पुट कर दोगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा आपको, ध्यान से देखिए, 2 को बाहर लिख देते हैं, UX U cos थीटा और UY U sin थीटा, तो U sin थीटा तो U स्क्वायर हो जाएगा। देखिए U cos थीटा इंटू U sin, तो U स्क्वायर और cos थीटा इंटू sin थीटा बाई G। अब अगर आप मैथ्स अच्छा है और थोड़ा चीजें पकड़ पा रहे हो तो आप देखोगे कि U स्क्वायर, तो U स्क्वायर लिख दिया मैंने, और2 साइन थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो यहां पुट कर दो sin 2 थीटा बाई G, sin 2 थीटा बाई G। ये आपका आ गया इक्वेशन, ये आपका आ गया रेंज का फॉर्मूला। तो 4 पॉइंट आपने समझ लिया, 1 2 3 4। तो यहां तक की कहानी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। और अब आपका सवाल होगा कि सर ये तो मैं समझ गया कि कौन फॉर्मूला कैसे आया और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन सर इस पर न्यूमेरिकल बता देते तो बेहतरीन होता। और मैंने न्यूमेरिकल बताया है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में वो पूरा सेशन कंप्लीटली इसके ऊपर न्यूमेरिकल ही है, और प्लस कुछ और नए कॉन्सेप्ट भी हैं। तो अगर क्या ये समझ में आ गया, अब क्वेश्चन करना कंपलसरी है, अगर मगर कुछ नहीं, क्वेश्चन करना कंपलसरी है, तभी तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा और आप समझोगे कि चीज़ें किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है सिचुएशंस पर, और किस तरह से फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन होता है सिचुएशन पर, क्वेश्चन पर, न्यूमेरिकल्स पर। तो इसके बाद वाले लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल बेहतरीन तरीके से बताया, हर एक पॉइंट पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, और डिफरेंट तरह का जीरो से हीरो वाला न्यूमेरिकल्स मैंने बताया है। तो आप जाकर देख सकते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों को बताएं मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में, ताकि वो भी फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से समझ सके और आपको थैंक्स बोले। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।